wuthering waves की जर्नी के पार्ट 8 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं दी ब्लैक शोर्स आर्क। और हाँ, ये वही आर्क है जहाँ से wuthering waves की जो स्टोरी है वो पीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें मिलेगा एक्शन, सस्पेंस, थ्रिल, रोमांस और एट द एंड क्या पता ये क्वेस्ट तुम्हारी आंखों को भी नम कर दे। तो हाँ, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलो अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में तुम्हें याद ही होगा कि कैसे सेंटिनल जूए ने हम लोगों को बताया था कि अगर रोवर को उसके पास्ट के बारे में जानना है तो उसे जाना होगा दी ब्लैक शोर्स। फिर क्या हमारा रोवर एक दिन ऐसे यांग यांग के बुलाने पे उसके पास जाता है, जहाँ पे वो मिलता है यूहू से। यूहू जिंजो को बिलोंग करती है और वो एक एक्सपर्ट है एंटीक्स के अंदर, जहाँ पे हम लोग को ये पता चलता है कि ये यहाँ पे इसलिए क्योंकि इसको माउंट फ्रेमिनेंट के जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करनी, क्योंकि अब माउंट फ्रेमिनेंट कॉमन लोगों के लिए भी खुल चुका है। और हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता वो कैसे खुल गया है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएगी। जब यूहू कहती है कि माउंट फ्रेमिनेंट के ऊपर काफी ज्यादा अजीबोगरीब आर्टिफैक्ट्स हैं जिन्हें के ऊपर मुझे रिसर्च करनी है और मुझे इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पे रोवर यांग यांग को बताता है कि उसको ब्लैक शोर्स जाना है, क्योंकि उसको अपने पास्ट मेमोरीज के बारे में जानना। और सेंटिनल जूए ने उससे कहा था कि ब्लैक शोर्स जाके ही उसको अपने पास्ट के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे वो यूहू को भी अपना ब्लैक ब्लूम दिखाता है, जो कि ब्लैक शोर्स के लोगों के पास होता है और जो कि अल्टो ने एक्चुअली में दिया था रोवर को। यहाँ पे हम लोग उन लोगों से बात कर ही रहे होते हैं रोवर, तभी हम लोग को ब्लैक शोर्स का एक ब्लूम बेयरर देखने को मिलता है। जब हम लोग उसके पास जाते हैं, उससे पूछते क्या तुम ब्लैक शोर्स को बिलोंग करती हो? कहती कि हाँ, मैं ब्लैक शोर्स की। तुम्हें क्या काम है मुझसे? अरे हाँ, तुम तो वही हो जिसको अल्टो ने इनवाइट किया था ब्लैक शोर्स पे। वेल, मेरा नाम निया है और मैं एक ब्लूम बेयरर हूँ। मैंने नहीं सोचा था इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान से मैं ऐसे ही टकरा जाऊंगी। यहाँ पे निया हम लोग को ये भी बताती कि कैसे पहले उसको अपना यहाँ पे काम पूरा करना होगा। ये जो पोर्ट सिटी ऑफ क्योशियो है उसके अंदर लेमेंट का काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा डिसरप्टेड है। और अगर यहाँ पे ऐसा ही रहा तो यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना हो सकता है। जब निया ने ये सारी सिचुएशन रोवर को समझाई तो रोवर ने कहा चलो ठीक है, हम लोग पहले तुम्हारी मदद करेंगे, उसके बाद तुम मुझको लेके चलोगी ब्लैक शोर्स। फिर क्या रोवर चल देता है इस जगह के अंदर निया की हेल्प करने, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा टेसेड डिस्कॉर्ड्स हैं, यानी कि मॉन्स्टर हैं जिनको हम लोग को पहले तो मारना पड़ेगा। और कुछ ही देर के अंदर रोवर इन सबको हरा भी देता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इन सारे टेसेड डिस्कॉर्ड्स को हरा दिए होते तभी हम लोग वहाँ पे एक ब्रोकन ब्रिज देखते हैं, जहाँ पे ब्लैक शोर्स के काफी सारे लोग होते हैं जो कि बेहोशी या फिर डेड हालत में पड़े होते हैं। लेकिन जहाँ पे जैसे ही रोवर और यांग यांग वगैरह वहाँ पे लोगों को देख ही रहे होते तभी उनके सामने एक बड़ी ही अननोन फिगर आती जो कि कहती है एस्ट्रल मॉड्यूलेटर रोवर हिमसेल्फ, आप यहाँ पे आ ही गए आखिर में। मैंने तुम्हारे लिए काफी देर से इंतजार किया था। रोवर कहता है कि तुम कौन हो आखिर में? तो वो कहता है कि मैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स हूँ जो कि तुम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। एंड सडनली उस लड़की की पर्सनैलिटी बदल जाती जो कि कहती है टाइम बहुत ही जल्दी बीच रहा है, मेरा नाम होडा है। यहाँ पे रोवर भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर में यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे वो अननोन फिगर कहती कि ये मेरा नाम पहले रह चुका, मैं भी पहले एक ब्लूम बेयरर थी। जहाँ पे रोवर पूछता कि क्या इन सारे लोगों का जो हाल हुआ वो तुमने किया है? तो वो लड़की जो अननोन फिगर होती वो कहती क्या तुम इन लोगों की बातें कर रहे हो? लेकिन तुम किससे बात करने की कोशिश कर रहे हो? मैन, वुमेन, एल्डर्स और चिल्ड्रन। क्या तुम्हें लेमेंट यानी डिस्ट्रक्शन की गूंज सुनाई नहीं दे रही है क्या? तुम्हें अपना पास्ट याद करना होगा, जहाँ पे तुमने अपनी पीठ दिखा दी थी ब्लैक शोर्स को, जहाँ पे तुम अपने पास्ट के अंदर तुम भी ब्लैक शोर्स के ही अंदर थे, जहाँ पे तुमने हम लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि कैसे तुम इस दुनिया को बचाओगे लेमेंट से, हर चीज से, हर बुरे फिनोमिना से। एंड सडनली वो फिगर अचानक से गायब हो जाती है। रोवर उसको ढूंढने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसने खुद को ग्रेविटेशनल सेंटर बताया है, तो यानी कि वो कोई इंपॉर्टेंट फिगर हो सकती है। लेकिन यांग यांग कहती कि रोवर आगे मत जाओ, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्या पता आगे क्या हो। जहाँ पे फिर जो यूहू के पास जो डिवाइस होता है वो अचानक से ग्लो करना शुरू कर देता है, यानी कि ये खतरे की घंटी बज रही है। और फिर ये होता है Thanks. Huh? Up there! Welcome home.
तो हाँ, इस कट सीन में तो जैसे कि तुमने देखा कि एक अननोन फिगर ने रोवर को उस टेस्ला डिस्कॉर्ड से बचा लिया, फिर वो फिगर एक बटरफ्लाई बन जाती है और रोवर एक अननोन आइलैंड पे आके लैंड कर देता है, और वो भी बेहोशी की हालत में। यहाँ पे हम लोग फिर से देखते कि वो अननोन फिगर रोवर के पास ही खड़ी होती, जो कि कहती है कि आखिर में तुम वापस आ ही गए, चाहे तुम कहीं पे भी ट्रैवलर क्यों ना करो, चाहे वो हांगलॉन्ग हो या फिर एनसीता, मैं हमेशा यहीं पे तुम्हारा इंतजार करूंगी। और फिर सडनली रोवर की आंखें खुलती है, वो उस अननोन फिगर को देखता है, लेकिन सडनली वो गायब हो जाती है। रोवर फिर उठता है, अपने आसपास देखता है कि आखिर में वो कहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे इस जगह में थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने के बाद रोवर फाइनली जाके ऑल्टो से मिलता है। ऑल्टो कहता है, अरे रोवर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पे ऑल्टो रोवर को ये बताता है कि वो ब्लैक शोर्स के अंदर है, जहाँ पे वो ऑल्टो ये भी पूछता है रोवर से, तुम यहाँ पे आए कैसे। तो रोवर उसको बताता है कि कैसे उसके साथ क्या क्या कांड हुए थे, उसके सामने एक अननोन फिगर आई थी और फिर वो यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया। ऑल्टो कह रहा है, लगता है सिचुएशन बद से ज्यादा खराब होती जा रही है हांगलॉन्ग के अंदर। यहाँ पे ऑल्टो ये भी बताता है कि हम ब्लैक शोर्स वाले पूरे दुनिया के अंदर कभी भी अगर कोई अननोन फ्रीक्वेंसी या फिर एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी पाई जाती है तो हम लोग उसे डिटेक्ट करते हैं। और पोर्ट सिटी ऑफ गेओशियो जहाँ पे तुम थे, वहाँ पे भी यही कुछ कांड चल रहा था। जहाँ पे रोवर पूछता, लेकिन आखिर में मैं यहाँ पे कैसे टेलीपोर्ट हो गया। तो ऑल्टो कहता, क्या पता टेफिस का जो सिस्टम है हमारा, क्या पता उसके लिए तुम्हारे लिए कोई सॉफ्ट स्पॉट हो, इसीलिए तुम यहाँ पे आ गए, लेकिन मुझे अभी भी ये खुद ही नहीं पता कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए अपने आप। यहाँ पे हम लोग ऑल्टो को ये भी बताते हैं कि हम लोगों ने एक पर्सन को देखा था जो कि लाइट ब्लू कपड़े पहने थे। ऑल्टो कहता है, क्या हो सकता है कि वो शोर कीपर हो। यहाँ पे रोवर पूछता है कि आखिर में शोर कीपर कौन है। तो ऑल्टो कहता है कि वो है गार्डियन ब्लैक शोर्स की। एक हिसाब से तुम कह सकते हैं वो पूरे ब्लैक शोर्स की ट्रू लीडर है, जो कि इस पूरे ब्लैक शोर्स को लीड करती है और सबको मुसीबतों से बचाती है। वैसे तो शोर कीपर उतनी ज्यादा बाहर नहीं निकलती, लोगों से बातचीत नहीं करती, लेकिन अगर वो तुम्हारे सामने आई है यानी कि तुम स्पेशल हो, यानी कि कुछ तो मामला है तुम्हारा यहाँ पे। चलो हम लोगों ने बहुत बातें कर ली, अब चलो जो फ्रीक्वेंसी तुम पोर्ट गेओशियो से लेके आए हो उसको हम लोग ग्रीन हाउस के अंदर डाल देते हैं, ताकि हम लोग पता कर सके कि आखिर में ये सारी गड़बड़ हो कहाँ से रही है। जहाँ पे ग्रीन हाउस जाने से पहले तो रोवर यांग यांग और चीसिया से बात करता है, उन्हें कांटेक्ट करके ये बताता है कि वो ब्लैक शोर्स के अंदर वो सेफ है, उसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है अभी तक। और फिर क्या हम लोग ऑल्टो के साथ ग्रीन हाउस की ओर जा ही रहे होते, तभी हम लोग को कू मनी मिलता है, जो कि एक तरह का रोबोट होता है वैसे तो। यहाँ पे ऑल्टो हम लोग को समझाता है कि हाँ, ये जो कू मनी है वो एक तरह का रोबोट है जो कि तुम्हें डायरेक्ट लिंक कर सकता है टैफिस सिस्टम से। और हाँ भाई लोग, अगर तुम्हें नहीं पता टैफिस सिस्टम क्या होता है, ये एक तरह का सुपर कंप्यूटर है जो कि ब्लैक शोर्स में पाया जाता है, जो कि दुनिया भर की नॉलेज अपने पास रखा है, दुनिया भर की फ्रीक्वेंसीज के बारे में, और ये प्रिडिक्ट करता है लेमेंट और उसको स्टडी भी करता है। यहाँ पे ऑल्टो हम लोग को ये भी बताता है जो टैफिस सिस्टम है, यानी कि जो सुपर कंप्यूटर का सिस्टम है ब्लैक शोर्स के अंदर, वो अचानक से आजकल काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा है, यानी कि कुछ गड़बड़ आ गई उसके अंदर में। जहाँ पे हाँ, ये जो कू मनी है इससे हम लोग बात कर सकते हैं, वो बात अलग है, ये बस कुछ सर्टेन कोड्स में बात करता है। वैरास इसने कुछ रोवर को पैसे भी दे दिए हैं ताकि वो पैसे काम आ सकते हैं रोवर के लिए ब्लैक शोर्स के अंदर। जहाँ पे ऑल्टो हम लोग को ये भी बताता है कि अगर पोर्ट ऑफ गेओशियो में काफी ज्यादा दिक्कत चल रही, तो जो हमारा लेमेंट है वो बहुत ही जल्द जिंजो के अंदर मैसेज भेज देगा कि कैसे पोर्ट ऑफ गेओशियो के अंदर लेमेंट हो सकता है, यानी कि एक डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना आ सकता है बहुत ही जल्द। और जिस होडा के बारे में तुम बात कर रहे हो, जिसने जो अननोन फिगर तुमसे बात कर रही थी वहां पुल के ऊपर, उसके बारे में अभी मैंने टैफिस सिस्टम के अंदर सर्च किया, लेकिन हम लोगों को उसके बारे में कुछ खास ज्यादा नहीं पता चला। या तो ऐसा हो सकता है कि वो कभी भी ब्लैक शोर्स को बिलोंग ही नहीं किया, इसलिए उसके पास हमारे पास उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जहाँ पे हम लोग ग्रीन हाउस के पास जा ही रहे होते, तभी हम लोग को मोनिका देखने को मिलती, जो कि हम लोग को टैफिस के बारे में बताती। वो बताती कि कैसे उनका जो टैफिस सिस्टम है, यानी कि उनका जो सुपर कंप्यूटर है जो कि ब्लैक शोर्स के अंदर है, वो अचानक से काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है उसके साथ। और ब्लैक शोर्स के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब कुछ उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी से भी ये चीज नहीं हो पा रही है। जहाँ पे ऑल्टो मोनिका से होडा के बारे में पूछता, जो कि रोवर से मिली थी पुल के ऊपर, लेकिन उसके बारे में यहाँ पे भी हम लोग को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। जहाँ पे रोवर और ऑल्टो मोनिका बात ही कर रहे होते, लेकिन तभी वहाँ पे भूकंप आ जाता है। हाँ, ये जो भूकंप अभी यहाँ पे आया वो उसका रीजन भी यही कि जो टैफिस इनका जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। जहाँ पे रोवर फिर एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे एक पियानो होता है जो कि अपने आप बज रहा होता है। एबी रोवर से पूछता है कि यार तुम्हें क्या पियानो पहले से बजाना आता है। रोवर कहता नहीं यार, मैं नहीं बजा रहा हूँ, ये कोई और ही बजा रहा है इसको। यहाँ पे रोवर फिर पियानो बजाने की कोशिश करता है और पियानो अपने आप ही बजने लगता है। जहाँ पे रोवर कुछ देर पियानो बजाता है, पियानो के अंदर जो धुन बज रही थी उसकी मदद से रोवर को कुछ फ्लैशबैक देखने को मिलते हैं, जहाँ पे वो एक अननोन फिगर के साथ पियानो के बारे में ही कुछ बातचीत कर रहा था। और तभी एबी जो होता है वो रोवर को जगा देता है, अरे सपना मत देख भाई, जग जा।
जहाँ पे रोवर एबी से बात कर ही रहा होता है, लेकिन फिर से वहाँ पे एक भूकंप आ जाता है। जहाँ पे रोवर जब बाहर निकलता है तो ऑल्टो की मदद से उसे ये पता चलता है कि जो टेफिस के अंदर जो अननोन फ्रीक्वेंसी, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो थी वो एक्चुअली में बाहर आ गई और बहुत ही तेजी से फैल रही है पूरे ब्लैक शोर्स के अंदर। जहाँ पे ऑल्टो हम लोग को ये भी समझाता है कि जल्दी हम लोग को इन सारी चीजों को रिपेयर करना होगा, इसको जल्दी से ठीक करना होगा, वरना पूरा ब्लैक शोर्स तबाह हो सकता है यहाँ पे। फिर क्या अपना जो रोवर होता है वो धीरे धीरे करके जो पूरा करप्शन फैला होता है ना ब्लैक शोर्स के अंदर टेफिस के द्वारा, जो अपने फ्रीक्वेंसीज ने छोड़ी थी उसको क्लियर करना वो शुरू करता है। जहाँ पे जब वो ये चीज कर ही रहा होता है तभी उसे कुछ फ्लैशबैक दिखाई देते हैं, जहाँ पे उसे अपनी ही आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि जियोग्राफिकल जो कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ की अनचेंज है। जहाँ पे वो आवाज ये भी कहती है कि इस वर्ल्ड का अभी बिगिन भी नहीं हुआ, लेकिन इसने अपना अंत पहले से ही देख लिया है। जहाँ पे रोवर ये सोचता भी कि आखिर में ये आवाज आ कहाँ से रही है और ये तो मेरी ही आवाज लग रही है। क्या ये एक तरह का इल्यूजन हो सकता है उन एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसीज के द्वारा, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। फिर क्या रोवर आगे चलता है, वो वहां जाके एक और जगह को क्लियर कर देता है करप्शन से। उसको फिर से एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है, यहाँ पे रोवर को अपनी ही आवाज फिर से सुनाई देती है, जो कि कहती है कि जो लेमेंट है वो इंटायरली अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, वो एक तरह का नेचुरल डिजास्टर है। लेमेंट को हराने से पहले हम लोग को उसे पहले समझना पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए दुनिया को हम लोग बस ये बता सकते हैं कि अगला लेमेंट कब आने वाला है। लेकिन अभी भी हम लोग को बहुत ज्यादा स्टडी करनी है। हम लोग को अभी भी इथेरिक सी और टेसिट फील्ड के बारे में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेमेंट के अगेंस्ट हमारी जो लड़ाई है वो बस कुछ लोगों के द्वारा नहीं जीती जा सकती, हम लोग को सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। लेमेंट एक ऐसी कैलेमिटी जो कि हम सबकी दुश्मन है, वो हम लोग के घर छीन लेते हैं, हम लोग के चाहने वाले छीन लेते हैं और सब लोग को मिलके ही अब उससे लड़ना होगा। रोवर सोचता अच्छा ये तो वही फिर से आवाज थी। सो क्या इसी तरीके से ब्लैक शोर्स को बनाया गया था? ऐसा लग रहा है कि मैं ब्लैक शोर्स के पास्ट के बारे में जान रहा हूँ, जो कि बहुत पहले हो चुका है। जहाँ पे रोवर फिर अपने लास्ट स्पॉट पे पहुंचता है, उस जगह को भी क्लियर करने के बाद हम लोग को एक बहुत ही बड़ा रास्ता देखने को मिलता है जो कि खुलता है। जहाँ पे फिर हम लोग को एक और आवाज सुनाई देने को मिलती है जो कि कहती गॉर्जियस ऑफ स्पिरिट, मैं बस उतना ही कर सकती हूँ जितना आप मुझसे कमांड कर सकते हैं। इथेरिक सी से लेके सोनारो तक, फ्रॉम टाइम टू स्पेस, तुम्हारी कहानी यहाँ पे शुरू होती है। आगे चलो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर क्या रोवर को ऑल्टो मिलता है। ऑल्टो कहता है चलो फाइनली सारे रिपेयर डन हो चुके हैं, थैंक यू रोवर, तुमने हम लोग की काफी ज्यादा हेल्प की यहाँ पे। जहाँ पे रोवर और ऑल्टो जब अपने पीछे देखते तो उसके पीछे वही अननोन फिगर खड़ी होती जो कि कहती कि मेरा नाम होडा था। ऑल्टो कहता अच्छा हाँ तुम्हारा नाम होडा है। ऑल्टो कहता है कि मुझे होडा के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन पता चली है फाइनली। ऑल्टो बताता है कि होडा की जो ट्रू आइडेंटिटी है उसका, वो कभी भी ब्लूम बेयरर थी नहीं, यानी कि वो कभी भी ब्लैक शोर्स को नहीं बिलोंग करती थी, बल्कि वो एक फील्ड मेडिक थी। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि जिस होडा के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कई सालों पहले ही मर चुकी है लेमेंट के द्वारा इन द सिटी ऑफ ग्योशु, कुछ 100 सालों पहले। इसका मतलब यह है उसको यहाँ पे जिंदा नहीं होना चाहिए था। जहाँ पे होडा कहती है कि होडा हम लोगों में से एक है। जो टेफिस सिस्टम है, आवर रजिस्ट्रेशन नेम इज नेक्रोस्टार, जहाँ पे हम सारे लोग हमेशा के लिए ट्रैप हो चुके हैं एक ब्लैक होल के अंदर, जो कि अंधेरे में हम लोग को खींचता चला जा रहा है। इवन दो हम लोग मर चुके हैं, लेकिन लेमेंट के द्वारा हम लोगों की जो सोल है उन्हें अभी तक रेस्ट नहीं मिला है, क्योंकि हम लोगों की सोल अभी भी क्रश हो रही है, अभी भी सफ़र कर रही है इटर्निटी तक बिकॉज ऑफ द लेमेंट, यानी कि मौत के बाद भी हम लोगों को शांति नहीं मिल रही है। जहाँ पे इन लोगों की कॉन्वर्सेशन से हम लोग को ये भी पता चलता है कि जो लेमेंट यानी कि जो डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना है, इसके अंदर बस लोगों की जान ही नहीं जाती, बल्कि जो उनकी सोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है। एंड कुछ ही देर में हम लोग को फाइनली द शोर कीपर देखने को मिलती है, जो कि रोवर को कहती है वेलकम होम। और हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता तो हाँ, यही शोर कीपर है, इस पूरे ब्लैक शोर्स की ट्रू गार्डियन, ट्रू लीडर, और यही वो मोहतरमा थी जिन्होंने रोवर को पहले बचाया था, जो कि कहती भी है कि मेरा काम ही यह है कि तुम्हें किसी भी मुसीबत से मुझे बचाना है। यहाँ पे रोवर उससे पूछता है तुम सैड क्यों लग रही हो, तो शोर कीपर कहती मैं सैड नहीं हूँ, मेरे पास एक्चुअली में कोई इमोशंस ही नहीं है। यहाँ पे शोर कीपर रोवर को बताती भी है कि कैसे बहुत सालों पहले जब तुमने ब्लैक शोर्स को बनाया था तो मैंने तुम्हारी हेल्प की थी इसको शेप करने में, यहाँ पे जितने भी काम थे उसमें हेल्प करने में, उसको मैनेज करने में। और ये एक्चुअली में बहुत ही बड़ा रिवील है, लाइक लिटरली इसका मतलब ये है कि रोवर ने ही ब्लैक शोर्स को बनाया था और रोवर ही है असली मालिक ब्लैक शोर्स का, इस पूरी जगह का। यहाँ पे शोर कीपर बताती भी कि ब्लैक शोर्स बनाने के बाद रोवर यहाँ से चला गया था डिफरेंट वर्ल्ड में ट्रैवल करने के लिए। यहाँ पे रोवर कहता भी कि वैसे मुझे तो ये सारी चीज़ें याद नहीं क्योंकि मैंने अपनी मेमोरी खो दी है। शोरकीपर कहती कि हाँ मुझे लग ही रहा था, तुमने अपनी मेमोरीज के साथ भी बहुत कुछ खो दिया है। शोरकीपर ये भी बताती कि जब से रोवर यहाँ से चला गया तो जो टेफिस सिस्टम है वही इस पूरी चीज़ को मैनेज कर रहा है और लीड कर रहा है ब्लैक शोर्स के अंदर। आमतौर पर ब्लैक शोर्स के अंदर ज़्यादातर लोगों ने तुम्हें कभी देखा नहीं है, लेकिन ब्लैक शोर्स के अंदर जितनी भी चीज़ हैं और जितने भी मैकेनिज्म हैं उन सारी चीज़ों को तुम्ही ने डिज़ाइन किया और तुम्ही ने बनाया है।
लेकिन तुम्हारे पास और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स थे, इसीलिए तुम यहाँ से चले गए थे और इसीलिए तुमने बनाया था टैफे सिस्टम ताकि वो लेमेंट के ऊपर ध्यान रख सके, और तुमने बनाया ब्लैक शोर्स ताकि जो ब्लैक शोर्स है वो टैफे सिस्टम का ध्यान रख सके और उसके ऊपर गवर्न कर सके। और हाँ, बस तुम्हारे पास ये एबिलिटी है इन सारी चीज़ों को इस बार ख़त्म करने की कम्प्लीटली। यहाँ पे फिर रोवर और शोर कीपर के बीच में पूरा लेमेंट के बारे में बातचीत होती, टैफे सिस्टम के बारे में बातचीत करती है, और ये भी बातचीत होती कि कैसे जो टैफे सिस्टम ब्लैक शोर्स के अंदर है वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो चुका है, और अगर उसे अब नहीं रोका गया तो बाद में जाके वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है सबको। एंड मे बी जब तुम टैफे सिस्टम को रीस्टोर कर रहे होगे उसके ओरिजिनल फॉर्म के अंदर, तो क्या पता तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ न्यू इन्फो भी देखने को मिल जाए। फिर हमारी जो होलोग्राम वाली शोर कीपर होती है वो कहती कि जो अंडरग्राउंड वाला रास्ता है उसका जो गेट है वो खुल चुका है, अब अगर तुम्हें अब नीचे जाना तो उस गेट के द्वारा तुम्हें जाना होगा और उसके बाद तुम पहुंच जाओगे गहराइयों में ब्लैक शोर्स के। फिर क्या हमारा जो रोवर होता है वो चल देता उसी गेट के द्वारा ब्लैक शोर्स की गहराइयों में। फिर क्या रोवर नीचे पहुंचते ही बहुत सारी चीज़ों को देखता है। ये जो नई नई चीज़ें थे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू थी क्योंकि यहाँ का जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। फिर क्या रोवर आगे बढ़ता रहता है अपनी जर्नी के अंदर ताकि वो टैफे सिस्टम के करीब पहुंच सके। वेयरएज वो कू मनी था ना, हाँ, कू मनी की हेल्प भी लेता है इन सारी चीज़ों में। वेयरएज वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं उन सबको भी कलेक्ट कर लेता है ताकि जब वो टैफे सिस्टम के पास पहुंचे तो उसे रिस्टोर करने में उसके लिए आसानी हो। फिर क्या इतना सब कुछ करने के बाद रोवर बाहर निकलता है, शोर कीपर मिलती है, वो कहती ब्लैक शोर्स असल में ऐसा ही दिखता है। तो रोवर पूछता क्या तुम बस एक प्रोजेक्शन हो? यहाँ पे शोर कीपर उसे एक्सप्लेन करती कि उसकी जो असली बॉडी है वो एक्चुअली में सोनारोस्फेयर्स से बनी हुई है और जो तुम अभी देख रहे हो वो एक्चुअली में एक प्रोजेक्शन है उसके बॉडी की शैडो का, और उसकी जो रियल बॉडी है वो एक्चुअली में एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो उस जगह को नहीं छोड़ सकती क्योंकि जो टैफे सिस्टम का जो कोर है वो एक्चुअली में शोर कीपर ही है और उसके जो सारे फंक्शन वगैरह है उसको मेंटेन वही करती है। अगर वो अपनी जगह से हटेगी तो जो टैफे सिस्टम है वो पूरे तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए वो रोवर के साथ बस इसी प्रोजेक्शन वाले वे में ही रह सकती है। जहाँ पर शोर कीपर रोवर को इस जगह की हिस्ट्री के बारे में भी बताती कि कैसे ये जो जगह है वो एक्चुअली में रिकॉर्ड्स जो है ना सारे एलिमेंट जो कि इस सोलारिस 3 के अंदर हुआ है उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पे रखती है। जो सारे एलिमेंट पहले हो चुके हैं, जो हो रहे हैं और जो फ्यूचर में होने वाले हैं उन सारी चीज़ों की डिटेल यहाँ पे है। इस टाइम शोर कीपर रोवर को बुलाती लेकिन काफ़ी सारे टाइटल्स के साथ, जहाँ पे पहले कहती एस्ट्रल मॉड्यूलेटर, गार्डियंस ऑफ द सिविलाइजेशन, मास्टरमाइंड ऑफ द ब्लैक शोर्स। वो कहती कि ये सारे टाइटल्स आपके पास्ट के साथ हमेशा आपसे कनेक्टेड रहे हैं, तो ये आपके एक वन ऑफ द नेम्स में से एक भी रह चुके इन द पास्ट। जहाँ पे रोवर शोर कीपर से पूछता है कि आखिर में तुमने मुझे किस नाम से बुलाया आज तक, तो शोर कीपर कहती कि मैंने हमेशा तुम्हें तुम्हारे असली नाम से ही बुलाया है, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर। फिर क्या रोवर तुम यहाँ पे देख सकते कि जो पूरा टैफे सिस्टम है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, वो धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट हो रहा था और इसको रोकने के लिए रोवर फिर से अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। वैराज जो मॉन्स्टर ब्लैक शोर्स के अंडरग्राउंड वाले एरिया है उनको भी वो मारता है, आगे बढ़ता रहता है और वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग ब्लैक शोर्स के घायल भी हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों की जो सोल थी उस टैफे सिस्टम के अंदर वो भी डिसइंटीग्रेट हो रही थी। जहाँ पे रोवर को इन सारी चीजों को फिक्स करने के लिए पहले तो ये जो पूरा करप्टेड डाटा ये पूरे ब्लैक शोर्स के अंदर फैल चुका है, रेड जो कि तुम देख सकते हो, उसको क्लियर करना और उसको जाना होगा हेड टू द लोअर लेवल, और भी ज्यादा गहराइयों में जाना पड़ेगा ताकि वो इन सारी चीजों को फिक्स कर सके। वेरएज इन सारी चीजों के अंदर शोर कीपर भी रोवर की काफी ज्यादा हेल्प कर रही थी। वेरएज एक टाइम ऐसा भी आता है जहाँ पे शोर कीपर कहती कि मुझे अपने अंदर एक चेंज फील हो रहा है, जहाँ पे मेरी जो रियल बॉडी है गार्डन के अंदर उसके अंदर कुछ तो अलग फील हो रहा है मुझे, एक ऐसी फीलिंग जिसको मैं ढंग से डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे शोर कीपर ये भी कहते कि आज तक मैंने जो भी सीखा वो तुमसे ही सीखा जब मैं तुम्हारे साथ थी, इवन दो मेरे पास इमोशंस नहीं, लेकिन मैं स्टिल इमोशंस को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। तुम्हारे आंखों के अंदर जो इमोशन अभी दिख रहा है वो है सॉरो। आई गेस ह्यूमन सॉरो और गिल्टी फील करते हैं जब वो किसी को बचा नहीं पाते हैं, जिसको मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया इन द पास्ट। मे बी मुझको भी इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखना चाहिए ताकि मैं लोगों के साथ और भी ज़्यादा अच्छे से बॉन्डिंग रख सकूँ।
यहाँ पे शोरकीपर रोवर से कहती है कि जो नेक्रोस्टोर है उसको तुम्हें लाना है मॉड्यूलेशन हॉल के अंदर, देन हम लोग जो करप्टेड डेटा उसके अंदर है उसे इरेज कर देंगे और उसके बाद जो पूरा टेफिस सिस्टम है वो वापस से नॉर्मल बिहेव करने लगेगा। यहाँ पे फिर क्या रोवर अपना आगे चल देता नेक्रोस्टार को लेने। उसके बीच में काफ़ी सारी डिफिकल्टीज, पजल और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको पार करते हुए वो आगे चलता ही रहता है। जहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स भी आते हैं उनको भी हम लोग हराते हैं और आगे चलते ही रहते हैं। यहाँ पे कुछ देर बाद फाइनली हम लोग नेक्रोस्टार को पा जाते हैं। शोरकीपर हम लोग को डिस्क्राइब भी करती कि ये एक नेक्रोस्टार है जो कि एक तरह का ब्लैक होल बन चुका है। उसके रास्ते के बीच में चाहे जो हो जाए ये उसको खा जाएगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन के बाद रोवर जाता है शोरकीपर की रियल बॉडी ढूंढने और फाइनली कुछ देर के ढूंढने के बाद उसे मिल भी जाती है। This is... The lament. It razes cities, topples towers, crushes civilizations. Nothing can escape it. It sounds the death knell for humanity, leaving billions upon billions of lives lost to its wail. Despair, obsession, resentment, remorse. These feelings are archived within the Tethys system, alongside the names of each victim, grasping desperately for a tomorrow that never dawns. But why? Why is this burden yours to carry? I am the guardian of the Black Shores, the core of Tethys. I was created for this purpose. और हाँ, ये जो मेमोरीज हम लोगों ने अभी देखी वो एक्चुअली में लेमेंट की मेमोरीज थी और एक्चुअली में वैसे तो ये शोरकीपर की मेमोरीज थी जिसके अंदर हम लोगों ने लेमेंट देखा। लेमेंट एक तरह का डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार हो सकता है लिविंग बींग्स के लिए। यहाँ पे शोरकीपर ये भी कहती है कि काफ़ी सारे लेमेंट आए गए, इनको मैं प्रिवेंट कर सकती थी अगर मैं चाहती, अगर मैं और डेडिकेशन से वर्क करती, लेकिन मैं कुछ को नहीं कर पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पे रोवर कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने जैसा भी किया सही किया। लेकिन शोरकीपर ये भी कहती है कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें और इस पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और ऐसी सिचुएशन में मुझे पता नहीं कौन सा इमोशन एक्सप्रेस करना चाहिए, गिल्टी, सॉरो, पता नहीं, मुझे इमोशंस में इमोशन जाहिर करना मुझे नहीं आता बिल्कुल भी। फिर क्या रोवर अपना आगे चल देता ताकि वो नेक्रोस्टोर को कंट्रोल करके उसको ख़त्म कर सके। वेरास इस सारी चीज़ों को करने के बाद थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन, उसकी प्रॉपर वर्किंग करने के बाद एक पोर्टल खुलता है और उसके बाद सडनली शोरकीपर भी वहाँ पे आ जाती है, वो भी अपने ट्रू फॉर्म यानी अपने बॉडी के साथ, जो कि कहती है कि टेफिस इस समय मेरी कम पावर को कंज्यूम कर रहा है क्योंकि जो नेक्रोस्टार है वो इस समय कंट्रोल में है, मुझे अपने साथ आने दो, मैं इस चीज़ में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर गया रोवर और जो शोरकीपर होते हैं वो दोनों एंटर कर जाते हैं उस पोर्टल के अंदर, जहाँ पे हम लोग घुसते ही उसके अंदर देखते हैं पोर्ट सिटी ऑफ ग्योइशू। ये वही सिटी है जो कि कई 100 साल पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी थी लेमेंट के द्वारा, यानी कि उस डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना के द्वारा, जो कि अब हम लोग देख सकते हैं इस सिनारोस्फीयर में, यानी कि एक पास्ट मेमोरी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे ये सिटी कितनी ज़्यादा एडवांस थी, यहाँ के लोग कितने ज़्यादा अच्छे थे और ये सिटी एकदम चेयरफुल थी, एनर्जी से भरी हुई थी। लेकिन जैसे कि तुम्हें पता है कि लेमेंट ने इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और जिस टाइम के अंदर अभी हम लोग हैं 1 घंटे के अंदर यहाँ पे फिर से स्ट्राइक होने वाला है लेमेंट का। मैं अपने कॉम्पिटिशन की मदद से अपनी इस सिटी को इसलिए क्रिएट कर पाई हूँ, वो भी बस 1 घंटा पहले इसके डिस्ट्रक्शन से। तो हाँ, हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं इन सारी चीज़ को फिक्स करने का। जैसे ही लेमेंट स्टार्ट होगा तो हम लोग के लिए डेटा कलेक्ट करना आसान होगा। हम लोग पास्ट को नहीं चेंज कर सकते लेकिन हम लोग फ्यूचर को जरूर बेहतर बना सकते हैं। फिर गए शोरकीपर और जो रोवर होते हैं वो धीरे धीरे करके जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसे कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं जब तक लेमेंट नहीं हो जाता यहाँ पे।
फिर क्या थोड़ा बहुत डेटा कलेक्ट करने के बाद फाइनली इस पूरे सिटी पे लेमेंट हिट कर देता है, और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे लोगों की सफरिंग काफ़ी ज़्यादा थी। लोगों की जो क्या कहते हैं, जब लेमेंट हिट किया था इस सिटी को तो लोगों की सफरिंग पेन सब कुछ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। तो हम लोग को होडा भी देखने को मिली थी, वही बीइंग जो कि हम लोग को रोवर को देखने को मिली थी इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। जहाँ पे हम लोग को ये भी पता चलता है कि जब ये लेमेंट हिट किया था इस सिटी को तो वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया था और इसको कंटेन कर लिया था टेफिस सिस्टम इनटू अ नेक्रो स्टार। जहाँ पे शोर कीपर रोवर को समझाती भी कि कैसे जो टेफिस है वो लेमेंट को स्टडी कर सकता है, उसके बारे में समझ सकता है, इसलिए वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि कौन सा लेमेंट कहाँ पे होने वाला है, यानी कि कौन सा डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना कहाँ पे होने वाला है। और फिर जैसे ही कोई लेमेंट होता है तो उसको ये जो पूरा टेफिस सिस्टम है वो स्टोर करके रख लेता ताकि वो उसको स्टडी कर सके। सो हाँ, ये जो पूरा एक तरह से टेफिस सिस्टम है ये लेमेंट को यूज कर रहा है उसी के अगेंस्ट एज अ टूल, ताकि वो उसी को समझ के उसी को हरा सके। और सडनली जो टेफिस सिस्टम होता है वो अपने आप ही जो लेमेंट होता है और जो नेक्रो स्टार होता है उनको अपने आप से ही इंटीग्रेट करने लगता है। लेकिन रोवर और शोर कीपर को इसे होने से बचाना है ताकि वो लोग रीमॉड्यूलेशन कर सकें। जहाँ पे फाइनली उस पूरे डोमेन के अंदर वो लोग घुसते हैं, जहाँ पे ये जो पूरा एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा करप्टेड डेटा से भरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हेट्रेड से भरा हुआ है, लेकिन स्टिल वो लोग आगे बढ़ते ही रहते हैं। लेकिन क्योंकि अगर वो लोग नेक्रो स्टार को एलिमिनेट नहीं करेंगे वो एक तरह का ब्लैक होल फिर से बन जाएगा। जैसे कि तुम्हें पता है कि जो नेक्रो स्टार है वो एक तरह का ब्लैक होल है, वो अपने अंदर वो सारी चीज़ें खींच लेगा और कोई भी चीज़ नहीं बचेगी। वही चीज़ यहाँ पे होती भी है। फिर Program copied. Core computational unit installation in progress. Target confirmed. Chief Stewart. Hold on. Don't let go. Initiating master command. No. No. Let go! Now! No. Your journey will not end here. Tell me this story later, when we meet again. Farewell. Backup plan enabled. Program copied. Core computational unit installation in progress. Target confirmed. Chief Stewart. Hold on. Don't let go. Initiating master command. No. No. Let go! Now! No. Your journey will not end here. Tell me this story later, when we meet again. Farewell. Backup plan enabled. यहाँ पे शोर कीपर खुद को सेक्रीफाइस कर लेती है ताकि वो रोवर को बचा सके, और फिर रोवर एक ऐसे सोनारो स्पेयर में पहुंच जाता है जहाँ पे शोर कीपर उसे देख के कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि हम दोनों फिर से मिलेंगे, वो भी यहाँ पे। तो रोवर पूछता, क्या मतलब है तुम्हारा इससे? शोर कीपर कहती है कि ये टेफिस सिस्टम का डीपेस्ट पार्ट है, हमारा शोर है ये, बस हम दोनों के लिए जो बना था। और मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ये आसमान में जो तारे हैं उन्हें देख के मुझे तुम्हारी याद आती थी, और फाइनली आज तुम मेरे सामने खड़े हो। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा काम था कि मुझे ब्लैक शोज को गाइड करना और टेफिस सिस्टम जो भी मुझसे कहे मुझे उसके बारे में मानना है। लेकिन फिर तुमने मुझे एक नया रास्ता दिखाया, तुमने मुझे अपने बारे में बताया, तुमने मुझे इस दुनिया के बारे में बताया, तुमने मुझे अपनी इस जर्नी के बारे में बताया, अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बताया। और हाँ, मुझे वो फ्लावर्स के बारे में भी अभी भी याद है जो कि हम लोगों ने साथ में देखे थे रेनेसीता के अंदर।
तुम्हारे साथ जब भी मैं रहती हूँ तो मुझे कुछ एक अजीब सी फीलिंग आती है, लेकिन मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि वो क्या फीलिंग है। लेकिन आज जब मैं उसे सोचती हूँ तो क्या पता उसे हम लोग हैप्पीनेस कहते हैं। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ कराई कि ब्लैक शोज़ को प्रोटेक्ट करना ही बस मेरी एक ड्यूटी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर ड्यूटी से ज़्यादा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करनी चाहिए। रोवर पूछता, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, तुम एक ब्लैक होल के अंदर स्टक हो गई थी। यहाँ पे शोर कीपर कहती कि यार तुम भूल गए, मैं एक सुनारोस क्रिएशन हूँ और जब तक ये सुनारो रहेगा तब तक मैं कभी भी फेड नहीं होंगी और मैं हमेशा अपनी ड्यूटी निभाती रहूंगी। क्या पता हम लोग फ्यूचर में कभी मिले। रोवर कहता है मैंने अपना रीमॉड्यूलेशन कंप्लीट कर लिया, लेकिन ऐसे मैं इस चीज़ को एंड नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ पे तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता सफ़र करने के लिए इतने सालों तक। यहाँ पे शोर कीपर कहते हैं कि टेफिस सिस्टम को एक कोर की ज़रूरत है और अगर कोई कोर नहीं है तो वो कोर मैं बनूंगी। इस कोर का बर्डन मैं उठाती हूँ, तुम्हारे यहाँ पे ज़रूरत नहीं और ना ही वो सारे विक्टिम्स की ज़रूरत है जो कि सिटी ऑफ गोइशू में मर गए थे। मेरी जर्नी यहाँ पे ज़रूर आगे ख़त्म हो रही, लेकिन तुम्हारी कंटिन्यू रहनी चाहिए, जैसे कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि कोई भी इसमें हार्म नहीं होगा। यहाँ पे रोवर कहता है कि यानी कि ये सारी चीज़ें तुमने पहले से प्लान करके रखी थी, जहाँ पे तुम खुद को सैक्रिफाइस कर दोगी। यहाँ पे शोर कीपर कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, लेकिन यही एक रास्ता जहाँ पे हम लोग सबको सेफ रख सकते हैं और मैं अकेले इन सारी चीज़ का प्राइस को पे कर सकती हूँ। और वैसे भी तुम्हारा यहाँ पे वापस आना मेरे लिए इनफ है और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती। और फिर तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे शोर कीपर की बॉडी धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। अब वो कहती कि तुम चाहे जहाँ जाना, ब्लैक शोर्स हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम चाहे जितना दूर क्यों ना चले जाओ, मैं हमेशा यहाँ पे रहूँगी तुम्हें देखने के लिए। क्या हम लोग इस फीलिंग को लव कह सकते हैं क्या? और यही कह के शोर कीपर वहाँ से गायब हो जाती है। I mean, जब मैंने इस क्वेस्ट को खेला था तो यस, दिस वाज अ वेरी इमोशनल पार्ट ऑफ द क्वेस्ट। और आज जब मैं इस चीज़ को वापस रिकॉल कर रहा हूँ तो हाँ, फिर से इमोशनल फील हो रहा है। वेराज तुम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पूरा टेफिस सिस्टम के अंदर जो भी करप्टेड डाटा था वो सब कुछ सही हो जाता है, सारी चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाती है, लेकिन विद अ प्राइस। और वो प्राइस था शोर कीपर का सैक्रिफाइस। शोर कीपर ने खुद को सैक्रिफाइस करके सबको बचा लिया। यहाँ पे रोवर वापस जाके इन सारी चीज़ की जांच करता है कि कैसे सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी, लेकिन हाँ, रोवर के अंदर भी ये फील था कि वो इस चीज़ को ऐसे एंड नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि शोर कीपर टेफिस के अंदर हमेशा के लिए स्टक रहे, 100,000 सालों के लिए बस अकेले वहाँ पे पड़ी रहे। इसलिए वो प्लान करता है कि वो शोर कीपर को वापस लेके आएगा, चाहे कोई भी प्राइस क्यों ना देना हो उसके लिए। यहाँ पे रोवर थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करता है, अपने प्लान्स बनाता है। ब्लैक शोज के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सबको मिला के वो फिर से उस क्या कहते हैं नेक्रो स्टार को ओपन करता था कि वो जाके शोर कीपर को वापस ला पाए। यहाँ पे रोवर सबको बताता है कि कैसे जो टेफिस सिस्टम है वो शोर कीपर को एज अ टूल यूज़ कर रहा हो, किसी को भी और कोई भी इंसान ऐसा डिजर्व नहीं करता कि उसे लोग टूल की तरह यूज़ करे। और तो इसीलिए अब वो टेफिस सिस्टम के खिलाफ जाके शोर कीपर को वापस लाएगा। फिर के ब्लैक शोज के सारे लोग रोवर का साथ देने को तैयार हो जाते हैं और फिर वो लोग वापस से वो पोर्टल को खोल देते हैं। यहाँ पे रोवर फिर टेफिस सिस्टम के पास पहुँच जाता है, जहाँ पे वो अपना सारा क्या कहता है रिस्ट्रिक्शन होता है वहाँ पे, लेकिन उस रिस्ट्रिक्शन को हटाते हुए रोवर कोशिश करती है। लेकिन टेफिस सिस्टम के अंदर चाहे जितने कमांड रोवर दे दे, चाहे जितने कोड डाल दे, टेफिस सिस्टम बार बार एरर दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बात मानने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पे टेफिस सिस्टम कहता है कि अगर तुम ऐसे ही फोर्स डिस्चार्जमेंट करोगे, जहाँ पे लास्ट वार्निंग देता है टेफिस सिस्टम, वो कहता है कि अगर तुम फोर्सली उसको एक कोर को हटाने की कोशिश करोगे, हम लोग डिफेंस प्रोग्राम एक्टिव कर देंगे, जिसकी वजह से तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। और रोवर कहता है चलो देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, और वो उसे भी एक्टिव कर देता है। यहाँ पे टेफिस सिस्टम होता है वो पूरी कोशिश करता है कि वो रोवर को कैसे तो भी करके एलिमिनेट कर दे, उसे हटा दे, यहाँ से मार के हटा दे, लेकिन स्टिल वो रोवर को यहाँ से नहीं हरा पाता है। और फिर वो अपना फाइनल गार्ड भेजता है ताकि वो रोवर को हरा के यहाँ से एलिमिनेट कर सके। Target confirmed. Chief Steward. Defense verification unsuccessful. This system must continue to function. Reinitiating command. Implementing third contingency protocol. Execute formatting. Target. Shorekeeper. Formatting. 37%. Formatting. 62%. Formatting.
85%. Formatted. The storekeeper will be the new computational unit. Only this ensures system continuity. It is the only way to defeat the Lament. You'd better let her go! I will not leave anyone behind! No, you shouldn't be here. If you get integrated into Tethys, you won't be yourself anymore. That won't be a problem. Tethys and the Black Shores will find another way. Someone kept this from me, didn't they? That sounds familiar. I feel like I heard it before. A long time ago, you taught me how to play it. I see. But I have no memory of it. I'll teach you. Just like you did for me before. और हाँ, इतनी सारी मेहनत के बाद, इतनी सारी फाइट्स के बाद, इतने सारे कैलकुलेशन और कोडिंग के बाद फाइनली रोवर अपनी शोरकीपर को वापस ले आता है। यहाँ पे फिर शोरकीपर पहले तो थैंक्स करती रोवर को, उसके बाद समझाती भी कि टेफिस कैसे चलता हुआ आया सदियों से लेमेंट के ऊपर, जहाँ पे टेफिस का जो पूरा सिस्टम है वो एक्चुअली में लेमेंट को स्टडी करके लेमेंट को ही अगेंस्ट फाइट करता है, और जो पूरा टेफिस सिस्टम का जो कोर था वो एक्चुअली में शोरकीपर ही थी। यहाँ पे वो बताती भी कि कैसे रोवर ने ही उसे बनाया था और उसका ड्यूटी यही है कि उसे टेफिस का कोर बन के रहना है, लेकिन अगर वो कोर नहीं बनेगी तो टेफिस का जो पूरा सिस्टम है वो रोवर को अपना कोर बना लेगा, और वो ऐसा नहीं चाहती क्योंकि वो रोवर को प्रोटेक्ट करना चाहती है। लेकिन वो बस टेफिस का कोर ही बन के नहीं चाहती, वो चाहती है कि वो रोवर के बागल में खड़ी रहे, रोवर की जर्नी को वो भी फील कर सके, और ये हैप्पीनेस वाली जो फीलिंग है वो उसको सही में समझना चाहती है। यहाँ पे शोरकीपर ये भी कहती है कि पहले तो उसके पास इमोशंस नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे करके उसे इमोशंस फील होने लगे, और जब उसे इमोशंस आने लगे तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और इसी चीज़ को लेके वो माफ़ी भी मांगती है। यहाँ पे रोवर उसको दिलासा देता है, कहता है कि तुम कोई कोर नहीं हो, तुम कोई टूल नहीं, तुम भी एक इंसान हो दूसरों की तरह, तुम्हारी भी फीलिंग्स है और मैं उनकी केयर करता हूँ। हम लोग वापस से ब्लैक शोर्स पे आ चुके हैं, चलो घर चलते हैं। जहाँ पे शोरकीपर कहती है कि थैंक यू माय स्टार, और यहीं पे आके हमारा ब्लैक शोर्स आर्क आके खत्म हो जाता है। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ये वुदरिंग वेव्स की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलिंग क्वेस्ट था, तुम्हारा इस पे बेस्ट पार्ट क्या था मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।